नमस्कार, मैं रेशमा एटकेम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के कला मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आयोजित 3 दिवसीय इस अधिवेशन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। उन्होंने एवीबीपी को दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा छात्र संगठन बताते हुए अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम से पहले एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान एवीबीपी के 76 वर्षों की उपलब्धियां और छात्र हितों के संघर्ष पर चर्चा की गई। अधिवेशन में राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधक की विभिन्न नीतियों के विरोध में 2 दिवसीय उपवास कर सत्याग्रह में बैठे हैं। उनकी मांगों में रिटेशन स्कीम के तहत आवास से जुड़े नियमों को वापस लेने, कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित मांगे शामिल हैं। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि बीएसपी प्रबंधक की नीतियों से अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। इस मौके पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि जब तक बीएसपी प्रबंधक अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता, उनका चरणबद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में कांग्रेस नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल वोरा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे कांग्रेसियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने हमेशा बेदाग रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया, जो आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भिलाई में टेनिस को ग्रास रूट लेवल पर बढ़ावा देने के लिए FSNL कोनाइके ओपन कंपनी पहली बार इन्विटेशनल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से 8 से 18 वर्ष तक के 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कंपनी का कहना है कि टेनिस के बेहतर माहौल को देखते हुए अब यह आयोजन हर साल किया जाएगा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। समापन अवसर पर ओलंपियन एवं डेनिश कप विजेता विष्णुवर्धन खिलाड़ियों और अभिभावकों को मोटिवेट करेंगे। दुर्ग शहर में स्कूली छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद सड़क पर चाकूबाजी तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार खालसा स्कूल के एक छात्र का दूसरे स्कूल के छात्र से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद का बदला लेने की नीयत से 10 से 11 लड़कों का एक समूह खालसा स्कूल के छात्र पर हमला करने पहुंचा। घटना के दौरान जब छात्रा का बड़ा भाई केशव बीच बचाव के लिए पहुंचा, तो हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में केशव गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पद्मनाभपुर पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर में आयोजित वीर बाल रैली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शहाबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अल्पायु में अदम्य साहस, अटूट आस्था और धर्म की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने वाले को कोटि कोटि नमन। यह वीर बाल रैली गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अतुलनीय त्याग, शौर्य और सत्यनिष्ठा को स्मरण कराते हुए समाज में राष्ट्रभक्ति और वीरता की चेतना को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रेरक संदेश देती है। लैब टेक्नीशियन की बदसलूकी से नाराज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत जूनियर डॉक्टर शनिवार सुबह से काम बंद हड़ताल में चले गए। जानकारी के अनुसार रेडियो विभाग में पदस्थ जूनियर डॉक्टर को लैब टेक्नीशियन मनीष कुमार सोनी ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना की शिकायत करने पर सिम्स प्रबंधन ने लैब टेक्नीशियन को मानसिक तौर पर बीमार करार दे दिया। जूनियर डॉक्टर्स ने लैब टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सिम्स प्रबंधक पर काम पर वापस लौटने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस रोड में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और नियंत्रण बिगड़ने के कारण वाहन सीधे सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गरियाबंद के रिहायशी इलाके में मौजूद साईं मंदिर के झाड़ियों में मिली महिला की अधजली लाश की शिनाख्ती में पहचान मजरकट्टा स्कूल में पदस्थ शिक्षिका जिनेश्वरी कुर्रे के रूप में किया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला संगीन होने के कारण अधिकारियों के निगरानी में मामले की जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि शिक्षिका आज सुबह घर से निकली थी, फिर साईं मंदिर के झाड़ियों के पीछे शव मिला है। खुद से आग लगाई हो इसके कोई प्रमाण घटना स्थल पर नजर नहीं आए। मामले में हर पहलू पर जांच किया जा रहा है। धान खरीदी के सीजन में बिचौलियों द्वारा पड़ोसी राज्यों से अवैध धान खपाने की कोशिश पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की इसी सतर्कता के चलते तहसील नानगुर में राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने ओडिशा के चांदली से आ रहे धान के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की। वाहन की तलाशी लेने पर लगभग 100 बोरी धान लदा पाया गया। टीम ने तत्काल मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए धान और वाहन को जब्त कर लिया तथा उसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु नानगुर थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह से राजनीतिक और रणनीतिक रूप से अहम दोनों विधेयकों विकसित भारत श्री राम जी और शांति बिलों को पास कराया है, वह सहयोगियों और उसकी पकड़ मजबूत होने के सटीक प्रमाण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा कार्यकाल में बीजेपी को लोकसभा में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है। फिर भी जिस तरह से पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में भी सरकार ने दोनों सदनों से इस विधेयकों को पारित कराया है, वह सरकार पर उसकी मजबूत पकड़ के संकेत हैं। दोनों ही विधेयक पीएम मोदी के जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया यात्रा के दौरान पास हुए हैं। ओमान ने भारत के हलाल मीट सर्टिफिकेशन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब भारत सरकार 55 इस्लामिक देशों में भी इसी तरह की मान्यता दिलाने की कोशिश करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत उन देशों से बात कर रहा है जहां मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है। ओमान की ओर से भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता देने से कई फायदे होंगे। इससे बार बार टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही खर्च कम होगा और भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी। भारत और चीन के बीच बंगाल की खाड़ी में एक अनोखा चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। भारत ने मिसाइल परीक्षण की तैयारी के संकेत दिए, जिसके जवाब में चीन ने अपने जासूसी जहाजों को भेज दिया, लेकिन हर बार प्रशिक्षण से ठीक पहले भारत ने अपनी योजना रद्द कर दी। भारत ने 3 बार नो फ्लाई जोन की घोषणा की और फिर आखिरी वक्त में उसे वापस ले लिया। यह तब हुआ जब चीन ने अचानक 5 जासूसी जहाजों को इस इलाके में भेज दिया। चीन का कहना है कि जहाज समुद्र तल का सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन भारत को शक है कि ये मिसाइल प्रशिक्षणों पर नजर रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल फार्मा मार्केट में एक ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। ट्रंप ने अमेरिका से मिलने वाली दवाओं की कीमतों में 300% से लेकर 700% तक की ऐतिहासिक कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले ने न केवल अमेरिका जनता को राहत दी है, बल्कि भारतीय दवा निर्यातकों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका दवाओं के लिए मोटी रकम नहीं चुकाएगा। दुनिया के किसी भी देश में दवा की जो
सबसे कम कीमत होगी, वही कीमत अब अमेरिका में भी लागू होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को एक अदालत ने 17 साल जेल की सजा सुनाई है। तोशा खान 2 केस में पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को ये सजा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई है। यह मान्यता मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी गहने के सेट की बहुत कम कीमत पर खरीद से जुड़ा है। यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष जज केंद्रीय शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान कैद है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.